इंडिया ने अपने बॉर्डर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है और यूएन हाई कमिश्नर ने तुरंत रोना भी शुरू कर दिया है कि यूएन कभी पाकिस्तान को कंडेम क्यों नहीं करता जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म होते हैं। जब से ये देश आजाद हुआ है, जब से सिर्फ माइनॉरिटीज की ही तो बात होती आई है। देखिए, यही काम हो रहा था यूरोप में, ब्रिटेन में, और आज वहां के क्या हालात हैं आपको अच्छे से पता होंगे। वहां की मेजॉरिटी बहुत जल्द माइनॉरिटी में आने वाली है, जहां खुले आम वहां की मेजॉरिटी को धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि बस कुछ सालों की बात और है। एक अंदाजा आपको बताऊं तो हर साल 1% के हिसाब से मेजॉरिटी घट रही है और पर्टिकुलर माइनॉरिटी बढ़ रही है। जाकर देख लो इनके गुरु घंटाल रवीश का पेज, अभी तक भी कोई वीडियो नहीं बनाई है उसने। क्यों? क्योंकि इसके व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं, इसको छोड़कर भाग जाते, और इन लोगों का इस्तेमाल करके ये सी ट्यूबर्स जो मलाई पेल रहे हैं वो पेलने को कैसे मिलती। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, और अगर इस पे आपने आज नहीं सोचा तो यकीनन इस देश की जनता को पछताना पड़ेगा। यूएन के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने रिसेंटली इंडिया को कंडेम किया है। भारत की खुलेआम निंदा की जा रही है क्योंकि इंडिया ने रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज डिपोर्टेड ग्रुप्स ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स बाय लैंड एंड सी, यानी जमीन और समुद्र के रास्ते वो डिपोर्ट कर रहे हैं। यूएन कभी राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स की बात करता है, कभी रिफ्यूजीज की बात करता है, लेकिन मुझे एक ही सवाल यूएन से और आप सबसे पूछना है कि क्या किसी भी देश में रहने का हक सिर्फ माइनॉरिटीज को ही है, मेजॉरिटी को नहीं? जो मेजॉरिटी उस देश की नेटिव पॉपुलेशन है, जो वहां की कल्चर को, सिविलाइजेशन को चलाती आ रही है, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? भारत में जब देखो सिर्फ माइनॉरिटीज की ही बात की जाती है, माइग्रेंट्स की ही बात होती है, रिफ्यूजीज की बात होती है। कोई भी इलेक्शन होता है सबसे पहले माइनॉरिटीज की बात होगी, उनके लिए सब्सिडीज, उनके लिए स्कीम्स, उनके लिए स्पेशल स्टेटस की बात होगी। और अगर मेजॉरिटी अपने राइट्स की बात करे तो तुरंत उन्हें कम्युनल, इंटॉलरेंट या फासिस्ट जैसे टर्म से ठप्पा लगा दिया जाता है। देखिए, मुझे माइनॉरिटीज की स्कीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल माइनॉरिटीज का ख्याल रखना चाहिए, पर क्या उसके चक्कर में मेजॉरिटी को भूल जाना चाहिए? जब से ये देश आजाद हुआ है, जब से सिर्फ माइनॉरिटीज की ही तो बात होती आई है। आप बिल्कुल माइनॉरिटीज की बात करो, लेकिन साथ में इस देश की मेजॉरिटी को भी तो समझो, उनकी भी तो बात करो। देखिए, यही काम हो रहा था यूरोप में, ब्रिटेन में, और आज वहां के क्या हालात हैं आपको अच्छे से पता होंगे। वहां की मेजॉरिटी बहुत जल्द माइनॉरिटी में आने वाली है और अगले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म होने का खतरा उनके ऊपर आ चुका है। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो समझोगे कि क्या हाल है यूरोप का, जहां खुले आम वहां की मेजॉरिटी को धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि बस कुछ सालों की बात और है, उसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे जब हमारी पॉपुलेशन तुम लोगों से ज्यादा हो जाएगी। क्या भारत को यूरोप के इन हालातों से नहीं सीखना चाहिए? भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 80% से ज्यादा पॉपुलेशन एक ही धर्म से बिलोंग करती है, पर ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। अब जो नेक्स्ट सेंसस मार्च 2027 तक पूरा हुआ, इन 16 सालों में ये आंकड़े आपको बदलते दिखाई देंगे। 80% की मेजॉरिटी आपको 70 से भी नीचे दिखाई दे सकती है। एक अंदाजा आपको बताऊं तो हर साल 1% के हिसाब से मेजॉरिटी घट रही है और पर्टिकुलर माइनॉरिटी बढ़ रही है। पर आज भी हाल यही है कि जब भी कोई कानून बनता है, कोई नई स्कीम आती है, जब भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को साइडलाइन कर दिया जाता है। हाँ, इस सरकार ने जरूर कदम उठाए कि सबसे पहले ये इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करे, उनका इलाज किया जाए। दोस्तों, बात करते हैं रोहिंग्या इशू की। इंडिया ने अपने बॉर्डर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है और यूएन हाई कमिश्नर ने तुरंत रोना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि यूएन कभी पाकिस्तान को कंडेम क्यों नहीं करता? इंडिया को तो कंडेम करने आ गया हो यहाँ। जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म होते हैं, पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में लगभग 25% नॉन मुस्लिम्स थे, जो आज घटकर 3.5% के करीब रह गए। कहाँ था यूएन इतने सालों में? इतना मेजर ड्रॉप होने के बाद भी यूएन की कोई एक स्टेटमेंट आपने सुनी? यूएन कभी बांग्लादेश को कंडेम क्यों नहीं करता? जब वहां हिंदू टेम्पल्स तोड़ दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज को खत्म किया जाता है। बांग्लादेश में भी एक समय 30% पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की, जो आज सिर्फ 8% पर रह गई है। यूएन कभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कंडेम क्यों नहीं करता, जब वहां दूसरे धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते? पर जैसे ही भारत अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए कोई स्टेप लेता है, तब यूएन को ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिख जाते हैं। और ये जब स्टेप्स भी सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ लिए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं।
जो इलीगली भारत में घुसे हैं उन्हीं को तो डिपोर्ट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को कोई कुछ नहीं बोल रहा। यूएन जब कहा था, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड में की जाती हैं। दोस्तों असल प्रॉब्लम यूएन नहीं है, असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस खुद ही वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो खोल के देखो आप, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग वादे मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स, हज सब्सिडी, स्पेशल स्कीम्स, सब कुछ मिलेगा। और मेजॉरिटी उनके लिए केवल एक लेबल मिलता है, यू आर प्रिविलेज्ड, यू डोंट नीड स्पेशल केयर। और इसी तरह के फैसलों से और बातों से एक दिन मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाती है और फिर अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। इस देश की मेजॉरिटी को आवाज उठानी होगी, अपने राइट्स के लिए बात करनी होगी। और अगर वक्त रहते ये नहीं किया गया तो भाई साहब कितनी जल्दी आप भारत से गायब हो जाओगे, इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं, सभी कंट्रीज में मेजॉरिटी को आवाज उठानी चाहिए, वरना हाल यूरोप जैसा होगा, मैं ये आपको गारंटी से बता रहा हूँ। आप रियलिटी समझिए, क्या इस देश की मेजॉरिटी में गरीब बच्चे नहीं हैं? उन्हें भी एजुकेशन और स्कॉलरशिप की जरूरत है ना? क्या मेजॉरिटी में से ही मजदूर नहीं है? उन्हें भी हाउसिंग और सब्सिडी की जरूरत है या नहीं है? मेजॉरिटी के यूथ भी तो अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें भी जॉब्स की जरूरत है ना? उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। और पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही तरफ झुकी है, अपीजमेंट की तरफ। अब मीडिया को ही देख लीजिए, अगर एक हिंदू अपने राइट्स की बात करे तो तुरंत नैरेटिव बन जाता है हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का, और सभी के सभी सी ट्यूबर्स रोना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये सी ट्यूबर्स वही कैटेगरी है जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में कंटेंट बनाते हैं, उनके प्रोपेगेंडा को रन करते हैं। मेरी नजर में वो सी ट्यूबर्स हैं। अब इस सी से कोई कांग्रेस लगा लो, कुछ और समझ लो, एक ही बात है मेरे नजरिए में। और अगर मेरी ये बात बुरी लगी हो तो आप जाकर देखिए इनके चैनल्स। पिछले 3-4 दिनों की ही कहानी आपको बताता हूँ इन सी ट्यूबर्स की। पिछले 4 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं देखने को मिली, जिसमें पंजाब में बाढ़ आई। इन सब सी ट्यूबर्स ने उस पर जमकर वीडियोस बनाई और इन्होंने वहां भी एक की पॉइंट जो था वो जानबूझकर गायब कर दिया। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सबसे ज्यादा मदद और सबसे पहले मदद करने कौन आया था, जिसको ये लोग कभी कच्छाधारी गैंग बोलते हैं, कभी एंटी नेशनल बोलते हैं, आरएसएस के लोग। सबसे ज्यादा मदद का काम वहां स्वयं सेवकों ने किया, लेकिन इनमें से एक ने भी ये दिखाया। अभी और सुनिए, उसके बाद कल घटना हुई नेपाल की, उस पर भी इन यूट्यूबर्स ने जमकर वीडियो बनाई और क्या नैरेटिव सेट किया गया। बांग्लादेश और नेपाल की ये घटना देखकर किसी दिन भारत में भी जनता ऐसा कर सकती है, ठीक है। लेकिन बीच में जो 2 दिन पहले एक घटना कश्मीर में हुई, जहां अशोक एम्बलम को तोड़ा गया हजरत बल मस्जिद में, उस पर इनकी किसी की भी एक भी वीडियो नहीं आई, नॉट अ सिंगल वीडियो या कमेंट। खुद को पत्रकार बताने वाले इन आस्तीन के सांपों से कोई ये पूछे कि अब तुम्हारी पत्रकारिता कहाँ गई? जब देश के संविधान पर अशोक चिन्ह पर हमला हुआ तो क्यों इन सी ट्यूबर्स ने उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई? जाकर देख लो इनके गुरु घंटाल रवीश का पेज, अभी तक भी कोई वीडियो नहीं बनाई है उसने। क्यों? क्योंकि इसके व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं, इसको छोड़कर भाग जाते। और इन लोगों का इस्तेमाल करके ये सी ट्यूबर्स जो मलाई पेल रहे हैं, वो पेलने को कैसे मिलती? यही इन घटिया सी ट्यूबर्स का स्टैंडर्ड है। हाँ, लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी अपना हक मांगे तो तुरंत उन्हें विक्टिम बनाकर ऐसे दिखाएंगे कि मानो क्या हो गया। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या देश के अशोक चिन्ह से भी बड़ा माइनॉरिटी का मुद्दा हो गया? और दोस्तों, ये कहानी नई नहीं है। पार्टीशन के टाइम पे ही भारत का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था, सिर्फ माइनॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या मिला? पाकिस्तान बन गया, वहां हिंदू ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बांग्लादेश बना, वहां भी हिंदू 30% से घटकर 8% रह गए। और भारत ने सेक्युलरिज्म का ठप्पा लगवाया। पर असली में सेक्युलरिज्म का मतलब बन गया मेजॉरिटी को सप्रेस करना। और आप देखिए, इसकी जिम्मेदार वो मेजॉरिटी भी खुद है, क्योंकि आप सब कुछ देखकर अनदेखा करते हो। और सबसे डेंजरस बात, ये सब नैरेटिव इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, टूल किट बन जाते हैं, यूएन के स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक ही लाइन रिपीट करते हैं, इंडिया इज अनसेफ फॉर माइनॉरिटीज। आज ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? फेस्टिवल्स पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, डीजे बंद, पटाखे बंद, रथ यात्रा नहीं निकलेगी। और देखा ना गणेश चतुर्थी पर कैसे पत्थर मारे जा रहे थे। ये हाल है इस देश में मेजॉरिटी के फेस्टिवल्स का। तो रियलिटी में अनसेफ कौन है? मैं बताता हूँ, मेजॉरिटी है इस देश में सबसे ज्यादा अनसेफ। करने तो यूएन को कंडेम करता है, क्योंकि यूएन नहीं आने वाला आपको बचाने। दोस्तों, अब समय आ गया है, मेजॉरिटी को विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, पर अपने हक की बात करना जरूरी है। देश अगर मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी ही मिट्टी पर अपनी ही आवाज को दबा दिया जाएगा, और उसके कुछ सालों में ही खत्म भी कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। आज यूएन का कंडेमनेशन और यूरोप की हालत एक रिमाइंडर है
कि दुनिया हमेशा भारत को जज करेगी, पर असली सवाल है क्या हम अपने देश में अपने मेजोरिटी के राइट्स को पहचानेंगे या पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्हें दबा देंगे। दोस्तों, अगर आप समझते हो ये बात देश के हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में लिखें मेजॉरिटी राइट्स मैटर। जय हिंद।